हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग 2018 के पेपर को देख चुके थे जो कि भौतिक भूगोल का पेपर था, और इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 का पेपर। ठीक है, और ये मूल पेपर ही है जो कि विश्वविद्यालय का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर है और 75 मार्क्स का आता है। 100 क्वेश्चन इसमें है और हम आप सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फ़ायदा ये है कि एक तो इन 100 क्वेश्चन के सारे आपके लगभग 400 क्वेश्चन पे आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन पे हम डिस्कस करते हैं जैसा कि पिछली वीडियो में किया था। आप लोगों का रिस्पांस भी ठीक रहा उस पर। और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि पूरी बुक से एक क्वेश्चन है तो बिना पूरी बुक पढ़े हुए आप ये जरूर जानोगे पूरी बुक में कि है क्या। और तीसरा फायदा ये है कि आप ये जान लोगे कि हमको कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, यानी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम पर एयर इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास है। निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, आर्द्रता सामर्थ्य, विशिष्ट आर्द्रता या सापेक्षिक आर्द्रता। सही उत्तर हमारा निरपेक्ष आर्द्रता है। अब जान लेते हैं कि बाकी 3 चीजें क्या हैं। आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि जो जिस आयतन की बात हो रही है, यानी उस आयतन की जो हवा है उस उतनी हवा के अंदर जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता है वो कितनी है, उसी चीज को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लो ये कप जैसा या एक ग्लास जैसा बना हुआ है, इतनी हवा है। अब इस हवा में कितनी नमी धारण हो सकती है, यानी इससे ज्यादा नमी होगी तो वो बारिश के रूप में बाहर आने लगेगी। तो जितनी नमी ये धारण कर सकता है उसको आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। तीसरा है विशिष्ट आर्द्रता। तो विशिष्ट आर्द्रता आधारित होती है द्रव्यमान पे। जैसे इसमें आयतन की बात हो रही है, यहाँ द्रव्यमान की बात होगी। ठीक है, और फिर है सापेक्षिक आर्द्रता। तो सापेक्षिक आर्द्रता का सूत्र होता है कि निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। यानी कहने की मतलब ये है कि उस हवा में आर्द्रता धारण करने की क्षमता कितनी है और उसमें है आर्द्रता कितनी, इसका वो रेशियो होता है। और चूंकि सापेक्षिक आर्द्रता को हम निकालते हैं परसेंटेज में, इसलिए उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, अगर कोई किसी तरीके की आपको कोई समस्या है, दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जो पशु पूर्णतः शाकाहारी पशुओं पर निर्भर करते हैं वे क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। सीधी सी बात है, जो भी पशुओं पर आधारित होंगे अपने भोजन के लिए वो मांसाहारी ही कहलाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी परिकल्पना जो है वो ऑटो स्मिड की है। 4 ऑप्शन है। निहारिका, ज्वारीय, नवतारा और धूलकण परिकल्पना। ठीक है, तो निहारिका परिकल्पना जो है वो आपकी लाप्लास की है, ज्वारीय जेम्स जीन्स की है, नवतारा जो है होयल और लिटलेटन की है। तो सही आंसर हमारा है अंतरतारक धूल परिकल्पना, जो कि लिखा है धूलकण परिकल्पना, ये ऑटो स्मिड की है। क्वेश्चन नंबर 4 है संघनन का रूप नहीं है। द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन इज नॉट। 4 ऑप्शन है। ओस, बादल, सहिमवृष्टि या पाला। तो ओस भी है, बादल भी है और पाला भी है। ये सब संघनन के रूप है। सहिमवृष्टि जो है ये नहीं है। ये किसका रूप है? ये वर्षण का रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये जलवायुविक प्रदेश हैं। तो इसमें जो विषुवत रेखीय प्रदेश है ये सही उत्तर है। विषुवत रेखीय प्रदेश में उच्चतम तापमान अंकित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में सूरज जो है वो साल भर लंबवत चमकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न वायुदाब के गर्त का निर्माण होता है। निम्न वायुदाब का गर्त जो है उसका निर्माण इनमें से किसमें होता है? उच्च वायुदाब तंत्र में, निम्न वायुदाब तंत्र में, उष्ण प्रतिचक्रवात में या शीत प्रतिचक्रवात में। उत्तर हमारा है न्यून वायुदाब तंत्र में, जिसको कि जो हम अपने समझने वाली लैंग्वेज है उसको चक्रवात कहते हैं। ये जो उच्च वायुदाब तंत्र ये प्रतिचक्रवात है, यहाँ पे लिखा है ये उष्ण प्रतिचक्रवात और ये शीत प्रतिचक्रवात लिखा है। ये जो चक्रवात है कौन से चक्रवात? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, जो कि निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये अक्षांशीय विस्तार दिए हुए, इसमें से कौन से विस्तार में डोलड्रम पेटी है? तो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ जो है ये आपकी डोलड्रम पेटी है। डोलड्रम बेल्ट ये है जहाँ पे जो ITC ZB जिसको बोलते हैं, आपकी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, यानी उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पौने हैं और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आकर के मिलती हैं, उस जगह पे डोलड्रम पेटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8। ठंडी ध्रुवीय हवा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ये चारों स्थानीय हवाएं हैं, तो इसमें से कौन सी ठंडी ध्रुवीय हवा है? तो ऑप्शन आपका इसमें ब्लिजर्ड सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है कहाँ पे? ध्रुवों पे पाई जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता भी मैंने आपको पहले बताया था ना कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तो बताओ इसमें से कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सही उत्तर आपका है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं 10 पे।
शीतोष्ण चक्रवाती गर्मियों में औसत गति होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 48, 58, 32 या 42। तो सही आंसर आपका है आंसर नंबर सी यानी 32 किलोमीटर। कब? गर्मियों में। तो ये क्वेश्चन आपका और बताए थे कि सर्दियों में तो कितना पाया जाएगा, सर्दियों में 48 पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरेबियन सागर में क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, बिलीबिलीज। तो आपको पता ही चक्रवात जो है ये कहा जाता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में इधर। ठीक है, हरिकेन जो है ये कहा जाता है कैरेबियन सागर में, और इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में, इन सब जगह पे इसको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। टाइफून जो है वो साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में कहे जाते हैं। बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया में कहे जाते हैं। ठीक है, ये इनके लोकल नेम है, ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया ही, ये पेपर आपके सामने है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु यानी जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वो इसमें से कहाँ नहीं पाई जाती? इजराइल, मध्य चिली, दक्षिणी इटली या फ्लोरिडा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में नहीं पाई जाती है, बाकी इन 3 जगह पाई जाती है। अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगर इसकी खास बात जानो तो ये जाड़े में बारिश के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, किस जलवायु प्रदेश में रात्रि को ही वहां की शीत ऋतु कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपको दिख रहे हैं, और सही ऑप्शन इसमें विषुवतरेखीय प्रदेश ही है, क्योंकि विषुवतरेखीय प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपने देखा भी था कि सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है, तो विषुवतरेखीय प्रदेश में अंकित किया जाता है। और रात में जब चूंकि सूर्य नहीं चमक रहा होता है तो तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए उसको शीत ऋतु कहते हैं। बाकी पूरे साल जो है वो सूरज वहाँ पे लंबवत चमकता है, इसलिए वहाँ ठंडी होने का कोई जुगाड़ ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह यानी द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज। 4 आपके पास ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में ये आप ही बताओ। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, लाप्लास, कांट, जेम्स जीन्स या रसेल। तो लाप्लास जो है ये निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है, कांट जो है इनकी वायव्य राशि परिकल्पना यानी गैसियस हाइपोथेसिस, और जेम्स जीन्स जो है इनकी ज्वारीय परिकल्पना यानी टाइडल हाइपोथेसिस, और जो रसेल जो है इनकी बाई स्टार हाइपोथेसिस यानी द्वैतारक परिकल्पना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, नवीन वलित पर्वतों यानी जो न्यू फोल्डेड माउंटेन है उनका निर्माण किस युग में हुआ है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टनरी। तो जो तृतीय युग है इनको अल्पाइन एज भी कहा जाता है। इसमें जो है नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें आपके हिमालय है, आल्प्स हैं, ठीक है, रॉकीज, एंडीज, ये सब पर्वत इसके उदाहरण में आएंगे। फिर किस शक को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, व्हिच इज नोन पीरियड बाय द नेम ऑफ द एज ऑफ फिश। तो डिवोनियन जो है इसको फिश एज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंतरिक ग्रह में सम्मिलित किया जाता है। तो आपको पता ही है कि 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो जैसे ये मान लो सूर्य है, इसके बाद में आपके जो है 4, 5, 6, 7, 8 ग्रह हैं। तो मान लो ये आपकी हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये 4 के बाद में फिर यहाँ पे जो है ये एक जो है एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट पाई जाती है। इसी बेल्ट के जो अंदर वाले जो ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इधर वालों को बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है आप समझ ही सकते हो कि ये आपका बुध है यानी मरकरी, फिर वीनस, अर्थ और मार्स। तो मार्स ऑप्शन में है, बाकी ये 3 इधर बाहर वाले हैं। तो आंतरिक ग्रह आपको समझ में आ गया हो कि इसमें ऑप्शन में मार्स जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है, यानी अपनी धुरी पर सबसे तेज कौन घूमता है इन 4 ऑप्शन में से? तो बृहस्पति सही है। देखो इन्होंने शायद सही लगाया था, बाद में इन्होंने इसको कट कर दिया और गलत टिक कर दिया। 10 घंटे से भी कम समय में ये अपनी जगह पर घूम होता है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। फिर भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, लैंडस्केप, प्लांट, रॉक या सेटलमेंट। तो सेटलमेंट यानी अधिवास, मतलब जो घर और बस्तियों के बारे में अध्ययन होता है वो आपको पता है मानव भूगोल में करेंगे, भौतिक भूगोल में नहीं करेंगे। ये शायद पौधे पर कंफ्यूज हुए थे जब इन्होंने टिक किया होगा। तो पौधा आपको पता ही है कि हम जो बायोस्फीयर पढ़ते हैं यानी जैव मंडल, तो उसमें पौधों का अध्ययन तो करते ही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीव किस काल में प्रकट हुए? ऑप्शन है
पैलियोजोइक यानी पुराजीवी, मेसोजोइक यानी मध्यजीवी, सेनियोजोइक यानी नवजीवी और नियोजोइक यानी नूतन कल्प। तो आपका उत्तर इसमें जो है वो ए सही है, जिसको कहते हैं हम पुराजीवी। ठीक है, अब पुराजीवी कल्प जो है इसमें से आपके क्या क्या आते हैं, इसी में आपके जो है ये इरा है, इसके अंदर जो युग आएंगे वो आपके आएंगे जैसे परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिल्यूरियन, आर्डोविसियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना। अभी देखो पीछे हम नाम भी लिए थे। ठीक है, कांट की जो है वायव्य राशि परिकल्पना गैसियस हाइपोथेसिस है। लाप्लास की उसका भी अभी क्वेश्चन ही आया था, निहारिका परिकल्पना, रॉसे किसी परिकल्पना से संबंधित अगर होंगे तो आपके सिलेबस में है नहीं। फिर चैम्बरलिन है, इनकी जो है ग्रहाणु परिकल्पना है। ठीक है, फिर आते हैं सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो पृथ्वी, सूर्य, ट्रम्पलर या वेस्टा। तो सौरमंडल है, सूर्य अपने आप में वही हेड ही है, तो उसका प्रधान आकाशीय पिंड कौन है, सूर्य खुद है। फिर पर्वत निर्माणकारी हलचल में कौन सम्मिलित नहीं है, वलन, अवतलन, संवलन या भ्रंशन, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 के चारों सम्मिलित हैं। अब पेपर में अब कैसे किन्होंने क्वेश्चन बनाया, भगवान जाने कैसे बनाया, ये 4 के चारों सही है। आपको रेफरेंस हम दिए दे रहे हैं, डॉक्टर सविन सिंह की बुक जनरली चलती ही है, तो उसमें आप भूसंचलन का प्रश्न है, भूसंचलन का चैप्टर है और पेज नंबर 64 पे, अगर कोई और एडिशन नहीं होगा तो 64 पेज पे जाकर के देख सकते हो। आपको उसमें मिलेगा कि चारों पर्वत निर्माणकारी से ही संबंधित हैं, तो इसमें जान ही लो। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग का घनत्व कितना है। केंद्रीय भाग यानी जो कोर होता है, क्रस्टमेंटल कोर होता है ना, तो कोर का आपका ये इन्होंने सही लगाया 11.6 जो है वो कोर का घनत्व है। फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थियरी का प्रतिपादन किसने किया था, हैरी हेस, मार्गन या टूजो विल्सन या मैसन। तो सही आंसर है हैरी हेस। ठीक है, मार्गन भी इसमें सम्मिलित थे लेकिन हैरी हेस का ही नाम आता है। टूजो विल्सन जो नाम है ये जान लो कि टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द जो दिया था वो टूजो विल्सन ने ही दिया था, इन्होंने बताया था कि प्लेट है। बाकी पूरे सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस का आता है। फिर इसके बाद आता है वलन का विकास होता है किससे, तनाव से, फैलाव से, संकुचन से, इनमें से कोई नहीं। तो वलन का मतलब क्या होता है, मोड़। ठीक है, तो मान लो ये अब ये कोई चीज है, इसमें दोनों तरफ से जब दबाव ऐसे पड़ेगा तो ये बीच से ऐसे मुड़ जाएगी, तो दबाव मतलब संकुचन होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 में आते हैं, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, ये मत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो ये जो है ये प्राट ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, परिप्रशांत महासागरीय, भूमध्य सागरीय, आंध्र महासागरीय पेटी या हिंद महासागरीय। तो इनका आंसर सही है, जो सर्कम पैसिफिक ओशन बेल्ट यानी परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, ये इसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ज्वालामुखी उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, भूगर्भ में ताप वृद्धि, लावा की उत्पत्ति, गैसों का फैलाव या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है इसमें भी उपरोक्त सभी का ऑप्शन जो है वो हमें सही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें ये चीज है कि प्रमुख कारण जैसे इन्होंने टिक किया है, अगर इसको आप विवादित क्वेश्चन मानते हो तो आप ये जानो कि डॉक्टर सविन सिंह की बुक अगर रेफरेंस ले तो उन्होंने उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। आप जो है ये पेज नंबर 110 पे जाकर के देख सकते हो डॉक्टर सविन सिंह की बुक में, कि उन्होंने कहा है कि भाई जैसे मान लो शुरुआत यहीं से होती है कि भाई ताप वृद्धि पहले होगी तो लावा बनेगा, गैसों का फैलाव होगा, यानी क्रम से तो यही है, लेकिन सीधी चीजें हैं कि जब ये सारी चीजें होंगी तभी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। ठीक, तो इस तरीके से है, तो ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो है ही। फिर 31 पे आते हैं, सबसे तीव्र गति की भूकंपीय तरंग है, सबसे तेज कौन सी तरंग चलती है। तो यही ऑप्शन जो भी इन्होंने लगाया है वही सही है, जो प्राथमिक तरंग है वो सबसे तेज चलती है। 32 है कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं, आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज, सबसे बाहरी परत जो है उसको क्या कहते हैं, तो क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट मेंटल कोर ऊपर से अंदर की तरफ है, तो देखो ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, और कोर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आंतरिक कोर बाहरी कोर दोनों ने ऑप्शन में रखे हैं। सही आंसर क्या है, क्रस्ट है, जिसको हिंदी में पपड़ी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन 33 है, जो आइसोस्टेसी यानी भूसंतुलन, वो नाम किसने दिया था, तो ये इन्होंने सही लिखा है, डटन ने 1889 में दिया था। बाकी 3 ऑप्शन जो है आर्थर होम्स, स्टीयर्स और प्राट गलत हैं। प्राट जो है भूसंतुलन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, शब्द का प्रयोग प्राट ने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 34, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.5। ये पिछले जो 2018 के पेपर में भी ये आया था।
और पीछे तो एक क्वेश्चन आए हैं, बताना भूल गई कौन कौन से पिछले आए हैं। आप पिछला वीडियो अगर देखे होगे तो आपको पता होगा कि ये पहले भी पूछे गए हैं। तो ये फायदे ही हैं कि अगर आप मान लो अब तक जो है आपके 3 एग्जाम हो चुके हैं, 2018, 19 और 20, तो 3 ईयर का पेपर अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे ख्याल से 25-30 प्रश्न सीधे सीधे ही अगले 2021 के एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। फिर 35 है, पृथ्वी का क्रोड किस अवस्था में है। जो क्रोड यानी इंग्लिश में इसको कोर बोलते हैं, अंतरतम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। वो किस अवस्था में, ठोस है, गैस है, द्रव है या द्रव एवं गैस है, तो वो ठोस है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है होना तो उसको जो है द्रव में चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके ऊपर मतलब दबाव इतना है कि वो ठोस में ही है। फिर है आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है, यानी एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक इज नॉट ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवा, क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये आग्नेय शैल हैं। 37 पे आते हैं, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी हैं, ठीक है। तो 3 तरह की चट्टानें होती ही हैं, ठीक है। कायांतरित आग्नेय और अवसादी, जो ज्वालामुखी लिखा है ये आग्नेय में ही आती है। तो 3 तरह की चट्टानें में सबसे ज्यादा जो है अवसादी पाई जाती है, जिसको परतदार भी कहते हैं। 38 पे आते हैं, हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है। कायांतरित मतलब वही मेटामार्फिक, ठीक। तो इसका मूल रूप क्या है, तो कोयला है, कोयला से ही ग्रेफाइट बनता है और फिर इसके बाद में हीरा बनता है। फिर है क्वेश्चन 39, किस शैल में कणों का प्राय अभाव होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, फेनेरिक है, ग्लासी है, फ्रेगमेंटल है या अफेनेटिक है। तो इसमें ग्लासी जो है ये सही है, ग्लासी जो होते हैं इसमें कणों का क्या होता है, अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रॉक इज नॉट सेडिमेंट्री, कौन सी चट्टान जो है वो परतदार नहीं है। स्लेट, चूना पत्थर, शैल, और शैल नहीं इसको शेल बोलेंगे, आई की नहीं एक ही मात्रा होगी, और खड़िया। तो आप देखो स्लेट है, चूना पत्थर, खड़िया, ये सब अवसादी यानी परतदार चट्टानें हैं, और शैल जो है ये शेल, ये आपकी परतदार चट्टान नहीं है। फिर 41 क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर विकिरण है, अगर पृथ्वी से विकिरित होती तो उसको पार्थिव विकिरण बोलते। 42 पे आते हैं, ठंडा या गर्म मौसम नापने के तत्व को क्या कहते हैं। तो भाई जो मौसम नापेंगे वो किस पे नापे, तापमान के आधारित, तापमान पर नापेंगे, इन्होंने गलत लिखा है, तापमान, टेम्परेचर। 43 पे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु में सम्मिलित नहीं है। तो ध्रुवीय जलवायु उष्णकटिबंधीय में कहाँ आएगी, उष्णकटिबंधीय जलवायु में मानसून आती है, सवाना आती है, भूमध्य रेखीय आती है। 44 भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। तो ये ज्वालामुखी वाले चैप्टर संबंधित स्ट्रोम्बोली जो है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। 45 पे देखते हैं, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ मिलता है। तो जो परिवर्तन मंडल यानी जिसको क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर ऑप्शन में, समताप मंडल, आयनोस्फीयर जो आयन मंडल है, ओजोन मंडल जो कि समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। ऊंचाई देख लेते हैं, देखो ये 0 से पाया जाता है, 0 से जो अधिकतम जो है वो दूरी इसकी 18 पाई जाती है, ठीक है। समताप मंडल जो है ये पाया जाता है 18 से 50। इसके बाद आपका मध्य मंडल आता है जो 50 से 80 होता है, और उसके बाद में आयन मंडल है जो 80 से 640 के बीच में पाया जाता है। खुद ही देख लो सबसे ज्यादा कौन सा है, आयन मंडल है। फिर सर्वाधिक सूर्याभितप कहाँ होता है, सबसे ज्यादा जो सोलर टेम्परेचर गेन होता है वो कहाँ, तो सीधी सी बात है विषुवत रेखा पे पूरे साल जो है सूर्य लंबवत चमकता है। क्वेश्चन नंबर 47, वायुदाब दर्शाया जाता है। वायुदाब किससे दर्शाएंगे, तो समदाब रेखाओं द्वारा, यानी जो बाई आइसोबार्स, ठीक। समताप रेखाओं द्वारा तापमान दिखाया जाता है, समलवण द्वारा लवणता दिखाई जाती है। 48 चिनूक हवाएं पाई जाती है कहाँ पे, फ्रांस, भारत, चीन या उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में जो रॉकीज पर्वत है ना उसके पूर्वी ढाल के सहारे जो स्थानीय हवा बहती है उसको क्या कहते हैं, चिनूक। सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंपीय लहरें कौन सी हैं, तो जो एल वेव्स हैं ये सबसे ज्यादा विनाशकारी हैं, क्योंकि ये धरातलीय लहरें कही जाती हैं, धरातल पर चलती हैं, ठीक है। और इनके कण जो होते हैं लहरों की दिशा के समकोण चलते हैं, यानी ऐसे ऐसे, मतलब जैसे हमारा हाथ चला है ना, ऐसे ऐसे समकोण हिलाती हुई चलती है, पूरी तरीके से घर वर उजाड़ के किनारे कर देती हैं। तो एल वेव्स जो हैं ये सबसे ज्यादा विनाशकारी हैं। चलो आधा पेपर हम लोगों ने खत्म कर लिया। 50 क्वेश्चन पे आते, चक्रवात कहाँ आता है। तो चक्रवात कहाँ आता का मतलब यही हुआ कि जो लोकल नेम है चक्रवात का, ठीक है, वो मतलब लोकल नेम चक्रवात कहते हैं कहाँ, तो भारत में कहते हैं, अभी पिछले हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज कहते हैं, चाइना में टाइफून कहते हैं, अफ्रीका में साइक्लोन ही बोलते हैं, वहाँ पे लोकल नाम कोई खास है नहीं। 51 में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, अभी पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। थार्न-थ्वेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार है, पिछले पेपर में आया था कोपेनहेगन का, इसमें थार्न-थ्वेट का आया, तापक्रम जो है सही है। 53 पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, चलो ये लोग आप ही कमेंट बॉक्स में बताओ। 54 में आते हैं, लंबी अवधि तक शांत रहने के बाद जो पुनः सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे जलवायु की, ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार हैं, उनके जो है एक्सप्लोजन की पीरियड के बेस पे, है ना, कि सक्रिय,
यानी जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त और शांत। तो जो काफी अवधि तक शांत रहने के बाद फिर सक्रिय होते हैं उनको प्रसुप्त बोलते हैं, और जो एकदम से खत्म हो जाते हैं वो शांत होते हैं, जिनमें कंटिन्यू जो लावा निकलता रहता है वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, बाकी दो में नहीं पाए जाते। 56 सेल विस्थापित होता है यानी रॉक डिस्प्लेस्ड बाई फोल्डिंग से, फाल्टिंग से या सेंसेशन यानी संचलन से, किससे होता है? तो भ्रंश से जो होता है सेल क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। 57 नदी के अंतिम अवस्था का द्योतक है। ठीक है, नदी यानी जब निकलती है पर्वतों से तो अपनी युवा अवस्था में होती है, मैदानों में प्रौढ़ावस्था में होती है, फिर जाके खत्म हो जाती है। तो जब खत्म होती है तो ऐसा कौन सा इसमें से जो है लैंडस्केप बनाती है? तो डेल्टा बनाती है। ठीक, फिर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? तो प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच देखे जाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर ये सब होते हैं। तो इसमें महाद्वीप ऑप्शन में, तो ये हुआ पहाड़, पठार और घाटियां, ये सब क्या है, द्वितीय श्रेणी के हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नदियों के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति क्या है? तो जब नदियों के कार्य में आप पढ़ोगे तो तीन तरीके की चीजें पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे जो है अपर्दन, दूसरा फिर पढ़ोगे अपवाहन यानी जो परिवहन करते हैं उस समय कुछ स्थलाकृतियां बनती है, और तीसरा जो है निक्षेप के समय बनती हैं। तो निक्षेप के समय जो बनता है वो इसमें से नहीं है, पूछा गया है ना। तो ये तीनों हैं, जो पेनी प्लेन है वो नहीं है। इन्होंने टिक गलत किया है, बालू का तट तो बनता ही है, पेनी प्लेन नहीं बनता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। यहाँ पे है अटलांटिक महासागर की दक्षिण पूर्वी सीमा से जुड़ा हुआ महासागर कौन सा है? अगर आप मैप थोड़ा दिमाग लगाओ तो वर्ल्ड मैप आप बहुत बार देखे होंगे, तो आप जान जाओगे जो दक्षिण पूर्वी सीमा है वो हिंद महासागर से मिलती है। फिर है कौन पवन अपर्दन द्वारा निर्मित नहीं है? ठीक है, तो कौन पवन अपर्दन द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये तीनों निर्मित हैं। जो भू स्तंभ है ये आपका आता है जो भूमिगत जल द्वारा अपर्दन होता है उसमें भू स्तंभ बनते हैं। फिर है नील नदी का डेल्टा है किस प्रकार का? डेल्टा के जो आकार हैं उस प्रकार पे ये बांटे जाते हैं कि जो है आर्क्यूट, बर्ड फुट, लोबेट या डाइसेक्टेड। तो ये जो है आर्क्यूट है यानी धनुषाकार डेल्टा है। 63 पे आते हैं, कार्स्ट की अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, कार्स्ट की अपर्दनात्मक स्थलाकृति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 63। तो देखो ये सारी हैं, इसमें भी ये सारी जो है ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति ही हैं। अब इन्होंने प्रश्न दे दिया है, असल में इनको कहना चाहिए कि कौन सी अपर्दनात्मक स्थलाकृति, इनको कहना चाहिए कि नहीं है। प्रश्न फिर से देखो कि कास्ट की अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, तो इसमें तीनों हैं, तीन हैं, तो आप इसमें से क्या बताओगे? ये नहीं है, ये वाली डी वाली, तो यानी इनको कहना चाहिए कौन सी नहीं है, तो हम ये वाला डी वाला टिक कर देते। आई होप समझ गए होगे हम क्या कह रहे हैं। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। 64 पे आते हैं, दक्षिणी महासागर के रूप में जाना जाता है। तो ये उपरोक्त सभी सही है, तीनों महासागर जो हैं ये दक्षिणी जो महासागर है उसी के नाम है। 65 में समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आते हैं, तो यानी ए सही है। 66 है, व्हिच इज द हाईएस्ट लेक एबव द सी लेवल, यानी विश्व के समुद्र तल से सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो कोई भी ऊंचाई समुद्र तल से ही नापते हैं, तो सीधे कह सकते हैं कि सबसे ऊंची झील कौन सी? तो टिटिकाका झील जो है वो सबसे ऊंची है। आपके जीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्योग्राफी से है उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपके कोई साथी वगैरह है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको बिना संकोच के वीडियो उनको शेयर कर सकते हो, सीधे 100 क्वेश्चन को ज्योग्राफी तैयार हो जाएंगे। और मेरे भरोसा करिए, मेरी बात मानिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, भाई आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है और भाई इतना तो भरोसा करना पड़ेगा। तो आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं सभी कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे गए ही प्रश्न हैं ये। फिर है पश्चिमी यूरोप के तापमान वृद्धि के लिए कौन सी समुद्री धारा उत्तरदायी है? कनारी, खाड़ी, लेब्राडोर या उत्तरी विषुवतरेखीय धारा? देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन एक को इसमें सही नहीं है। अगर पश्चिमी यूरोप की बात करेंगे तो वहां जो जलधारा निकलती है उसको हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक धारा, यानी नॉर्थ अटलांटिक करंट बोलते हैं। ठीक है, और वो जो धारा होती है वो गर्म जलधारा होती है, और उसी गर्म जलधारा की वजह से वहां की तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। गोखुर झील बनती है यानी ऑक्सबो लेक वायु द्वारा, नदी द्वारा, समुद्री धारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है नदी धारा द्वारा। फिर है 69, निम्नलिखित में समुद्री खारेपन को क्या प्रभावित करता है? यानी समुद्र में जो खारापन होता है, जो सैलिनिटी होती है, वो किससे होती है? तो ज्वालामुखी राख से। फिर आते हैं स्वेज नहर किन दो समुद्रों से जुड़ी है? स्वेज नहर तो लाल सागर और भूमध्य सागर। ठीक है,
इनको मिलाती हुई आपकी स्वेज नहर है। लाल सागर में जो पोर्ट सईद है यानी जो बंदरगाह उसका नाम पोर्ट सईद है, भूमध्य सागर में जो बंदर है उसका नाम पोर्ट स्वेज है। तो इसी स्वेज के नाम पे स्वेज नहर नाम पड़ा हुआ है। 71 पे आते हैं प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ जो है कहाँ पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन आप देख ही रहे हो, आंसर सही है वर्षा वनों के बगल में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। जो कारपेंटर कटक है वो कहाँ है? 4 ऑप्शन है। कारपेंटर कटक यानी जो रिज है, ठीक है, तो ये रिज कारपेंटर जिसका नाम है वो हिंद महासागर में पाया जाता है। फिर कटक से ये क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार कहाँ है, तो उत्तर सीधी सी बात है हिंद महासागर में पाया जाएगा। 74 द हाईएस्ट सैलाइंस यानी सबसे ज्यादा खारा पानी, सबसे ज्यादा लवणता किस सागर में है? जो 4 ऑप्शन दिए उसमें आपका सी सही है, मृत सागर में, डेड सी में। 75 में विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पे सैलिनिटी जो है उसका क्या होता है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, कोई नहीं। तो सैलिनिटी जो है जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वो जो है घटती है। उसका एक ही कारण है कि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन वगैरह होता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए सैलिनिटी जो है वो कम रहती है। जहाँ पे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, नहीं पानी भाप बन के उड़ता रहता है, नमक तो भाप बन के उड़ेगा नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे खारापन बना रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। किस बायोम में एक लंबा सूखा मौसम रहता है? ऐसा बायोम के नाम दिए हुए, जो टुंड्रा रीजन है इसमें लंबा सूखा मौसम रहता है, ठीक है। ये टुंड्रा टाइगा ये सब जो है धीरे धीरे फिर ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ जाओगे तो ये सब आपके शीत मरुस्थल में आते हैं। फिर है निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? लेब्राडोर, क्यूराइल, फ्लोरिडा या फॉकलैंड, ठीक है, तो इसमें से कौन सी जो है वो गर्म जलधारा है? तो जो फ्लोरिडा की जलधारा है वो गर्म है, बाकी ये तीनों लेब्राडोर, क्यूराइल और फॉकलैंड ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। 78 में आते हैं प्रवाल भित्तियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन सी नहीं है? तो 3 प्रकार भी देखो आप यहाँ पे, तटीय, अवरोधक और वलयाकार यानी जो एटॉल, ये तीनों नाम है। अवतलित भित्ति कुछ नहीं होती है। 79 अंडे की टोकरी किसको कहते हैं? तो जो ड्रमलिन है इसको कहते हैं। बनता किससे? ग्लेशियर से। जो ग्लेशियर के वर्ग है ना, जैसे नदी अपर्दन, ऐसे हिमानी अपर्दन यानी ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाते हैं? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ पे बताया था, वहाँ पे पंपास के बारे में पूछा गया था, तो वहाँ पे बताया था कि जो शीतोष्णकटिबंधीय घास है अगर उनको हम जो है दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो पंपास कहते हैं, उत्तरी अमेरिका कहते हैं प्रेयरी कहते हैं, यानी ये ऑप्शन सही है। 81 पे आते हैं हिमानी जलोढ़ निक्षेपित स्थलाकृति है किसकी? फ्योर्ड, केम, मतलब इससे कौन बनता है? फ्योर्ड, केम, टॉर्न या हॉर्न? तो हिमानी जलोढ़ से जो निक्षेपित करके बनता है वो केम बनता है। 82 आर्टिजन कूप जो है उसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? सही टिक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 83 भूमध्य रेखा पर महासागरों की ऊपरी सतह का तापक्रम कितना रहता है? ठीक है, तो ये ऑप्शन का सही है, जो 26.7 डिग्री सेल्सियस है, ये सही है, इतना ही रहता है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन सेम था, यहाँ पे ऑप्शन बदले हैं। तो अब यहाँ पे देखो वान झील का ऑप्शन आ गया ना, तो वान झील है, और कोई भी अगर ऑप्शन में ये है तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जो है वान झील में ही पाई जाती है। मृत सागर उसके बाद में है। फिर है सर्वाधिक गहराई तक पाया जाने वाला ऊज क्या है? महासागरीय निक्षेप वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब इसमें ऊज आएगा। तो जो डाइटम ऊज है ये पाया जाता है, सॉरी टेरापोड यूज पाया जाता है सबसे गहराई तक। इन्होंने गलत टिक किया है। फिर प्रगामी तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो विलियम होयल ने दिया था, सही है। 87 पे आते हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, तो गल्फ स्ट्रीम भी है, कनारी भी है, लेब्राडोर भी है। जो मोजाम्बिक है ये हिंद महासागर की जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। किस जलधारा को एसुसिस यानी क्राइस्ट चाइल्ड के नाम से जाना जाता है? जो एलिनिनो है इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वही 25 दिसंबर के आसपास पड़ता है, जब वो क्राइस्ट जो है जीसस का बर्थ होता है जिस टाइम पे। जो फिर आते हैं 89 पे ठंडी जलधारा नहीं है। लेब्राडोर, ब्राजील, बेंगुला या फॉकलैंड, इसमें कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ब्राजील जो है ये गर्म जलधारा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे हिमानी नियंत्रण सिद्धांत यानी ग्लेशियल कंट्रोल थियरी किसने किया? तो जो डेली है इनका है ये, ठीक है, डेली ने किया है। कब? 1833 में। फिर आते हैं ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? रीफ जो है वही कोरल रीफ से जो रिलेटेड भित्ति, प्रवाल भित्ति है ये, और विश्व की सबसे बड़ी है, ये भी जान लो। 92 पे आते हैं महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण जो है प्रदर्शित करते कौन? आइसो हेलाइन यानी समलवण रेखा ये है ना, अभी आपने आइसो बार, आइसोथर्मो, आइसो हेलाइन पढ़ा था। 93 पे आते हैं प्रवाल विरंजन, ये भी कोरल से ही संबंधित है। तो कोरल रीफ जो है, जो कोरल ब्लीचिंग जिसको कहते हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है, यही सही है। फिर मेरियाना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है, तो आप तुरंत जानते हो, लेकिन दक्षिणी में है कि उत्तरी में है? तो उत्तरी में है। फिर ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल के अंदर जो है वो ओजोन गैस पाई जाती है, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में इसका सबसे ज्यादा सांद्रण यानी कंसंट्रेशन है।
ठीक है। इत्ते का कोई साग बना के खा गया है, तो इंग्लिश वाला इधर नहीं है ना, काम भी नहीं है क्योंकि नाम तो अंग्रेजी हिंदी एक के जैसे होते हैं। समताप मंडल की खोज किसने की है, तो आंसर सही है टी बोल्ट ने। 97 पे देखते हैं अपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को या 22 दिसंबर। तो अपसौर होता है 4 जुलाई को, उपसौर होता है 3 जनवरी को। 98 देखते हैं सूर्यातप का वितरण प्रभावित होता है किसके द्वारा, सौर कलंक यानी सोलर स्पॉट्स, रेन, अर्थ रोटेशन या सी करेंट्स। तो सही इसमें जो है वो है अर्थ रोटेशन। फिर 99 किस स्थानीय हवा को हिमभक्षी यानी स्नो ईटर कहते हैं, तो चिनूक जो है इसको स्नो ईटर कहते हैं क्योंकि ये गर्म हवा है, जब चलती है तो वहाँ के जो मौसम है उसको गर्म कर देती है, वहाँ पे जो बर्फ है वो खत्म हो जाती है। और आगे आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग किस हवा को डॉक्टर की संज्ञा दी, डॉक्टर विंड किसको कहते हैं, जो हरमट्टान है इसको हम डॉक्टर विंड भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये पेपर खत्म होता है। और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है भाई, आप कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो हम और भी अभी हमारे पास जो है 2020 का पेपर है वो भी हम आपको देंगे, फिर मानव भूगोल का पेपर देंगे और इसके बाद में हम एक एक चैप्टर करके आपको सारा पढ़ाएंगे और BA फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी में आप पूरी करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करोगे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अगर हमारा उत्साहवर्धन होगा, ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम भी चाहेंगे कि हम आगे की वीडियो बनाएं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हो आप लोगों पर ही निर्भर है कि हमें और वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं 2020 के प्रश्न पत्र के साथ जल्द ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।